मॉर्निंग दोस्तों, मैं अन्नपूर्णा व्यास जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में आज पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जय भारत ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर प्री बुकिंग चालू हो गई है। तो दोस्तों, आपको पीछे नहीं रहना है, तुरंत इसका फायदा उठाना है। फटाफट से भारत एकेडमी की डेस्क के ऊपर आए और आप अपनी प्री बुकिंग स्टार्ट करें, अपनी बुकिंग कराएं, ताकि आप ऐप के अंदर जितनी भी टीचर्स की ऑनलाइन क्लासेस और कोर्स अवेलेबल हो रहे हैं वो सभी आप तक पहुंच पाए। अपने यहाँ पर सभी कोर्सेज के अंदर जीरो से लेकर ऊपर लेवल तक का पूरा गहराई से सारे कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप जय भारत ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए और देर ना हो जाए कहीं इस अच्छे कार्य के लिए फटाफट से प्री बुकिंग अपनी कराइए। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन ने पिछली क्लास के अंदर क्या अध्ययन किया था बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से जो मेवाड़ के ऊपर खिज्र खां का अधिकार हो गया था, तो राणा हम्मीर जो कि सिसोदा शाखा के एक सामंत थे, उन्होंने किस तरीके से मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार किया। तो दोस्तों, हम क्या अध्ययन कर रहे थे, हम राणा हम्मीर को पढ़ रहे थे बच्चों। तो अपन राणा हम्मीर के बारे में जानकारी ले रहे थे। राणा हम्मीर का शासनकाल बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था। तो राणा हम्मीर का जो शासनकाल अपन ने देखा था वो था 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक का शासनकाल अपन ने देखा था। तो दोस्तों, राणा हम्मीर का जो शासनकाल है क्या बताया मैंने आपको, 1326 से 1364 तक। ठीक है बच्चों, राणा हम्मीर के बारे में अपन ने जानकारी ली थी कि राणा हम्मीर ने किस तरीके से मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार किया था। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मूछाला मालदेव, आप कॉपी के पन्ने पलट कर देखो कि मूछाला मालदेव ने अपनी विधवा बेटी का विवाह किसके साथ किया था, राणा हम्मीर के साथ किया था, नहीं किया था, किया था। और राणा हम्मीर ने दहेज के अंदर मोजेराम मेहता दीवान को मांग लिया था और उसके मांगने की वजह से ही उसी ने दीवान ने ही दुर्ग के भेद और रास्ते बताए थे और उनकी मदद से राणा हम्मीर ने मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों, राणा हम्मीर को अपन ने कल की क्लास के अंदर क्या कहा था, राणा हम्मीर को अपन ने मेवाड़ का उद्धारक बताया है। क्या बताया है बच्चों, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं राणा हम्मीर मेवाड़ के उद्धारक कहलाए। क्या कहलाए बच्चों, राणा हम्मीर मेवाड़ के उद्धारक कहलाए हैं। दूसरा फैक्ट दोस्तों मैंने आपको लिखा दिया था कि मेवाड़ की राणा सत्ता और सिसोदिया सत्ता के वास्तविक संस्थापक या राणा सत्ता के संस्थापक कौन कहलाए हैं। तो राणा सत्ता के जो संस्थापक हैं वो आपके राणा हम्मीर कहला रहे, लेकिन राणा शाखा के और सिसोदिया शाखा के जो संस्थापक है वो कौन कहला रहे हैं, राहप कहला रहे। इसके ऊपर भी बच्चों हम चर्चा कर चुके थे। अब देखते हैं दोस्तों, राणा हम्मीर को इतिहास में कुछ उपाधियां दी गई है। राणा हम्मीर को उपाधि दी गई है। क्या उपाधि दी गई है बच्चों, तो राणा हम्मीर को जो उपाधि मिली है वो पहली उपाधि मिली है उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो दोस्तों, ये विषम घाटी पंचानन का जो प्रयोग किया गया है, इस शब्द का प्रयोग, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, विषम घाटी पंचानन राणा हम्मीर को कहा गया है। किसको कहा गया है, राणा हम्मीर को कहा गया है। और दोस्तों, किसके अंदर कहा गया है, तो राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है आपको। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इसे क्या कहा गया है बच्चों, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोनों में ही क्या कहा गया है दोस्तों, इन्हें दोनों के अंदर ही इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। दोस्तों, विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है कि किसी भी विषम परिस्थिति के अंदर भी शेर के समान व्यवहार करने वाला। तो दोस्तों, इसमें आप लिखेंगे विषम परिस्थिति में विषम घाटी का मतलब क्या है कि किसी भी विषम परिस्थिति में भी
किसी भी विषम परिस्थिति में भी शेर के समान, किसी भी विषम परिस्थिति में भी शेर के समान रहने वाला, शेर के समान रहने वाला क्या कहला रहा है बच्चों? विषम घाटी पंचानन कहला रहा है। ठीक है, दूसरी उपाधि क्या मिली है बच्चों? तो दूसरी उपाधि जो मिली है वो मिली है वीर राजा। राणा हम्मीर को दूसरा किस नाम से पुकारा गया है? तो राणा हम्मीर को दूसरे नाम वीर राजा के नाम से पुकारा गया है। और वीर राजा किसके अंदर कहा गया है? किससे हमें ये जानकारी मिलती है? तो वीर राजा रसिक प्रिया की टीका के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है कि वीर हम्मीर राणा को वीर राजा कहा गया है। रसिक प्रिया की टीका के अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है कि हम्मीर राणा को क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया। और विषम घाटी पंचानन किसमें कह रहे हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तीसरी चीज देखो आप, हम्मीर के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? हम्मीर राणा के बारे में, हम्मीर के बारे में जानकारी, हम्मीर के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम्मीर के बारे में जानकारी एक ग्रंथ है बच्चों, उससे मिलती है। तो हम्मीर के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ग्रंथ हम्मीर मद मर्दन से मिलती है। एक ग्रंथ है बच्चों जिसका नाम है हम्मीर मद मर्दन। हम्मीर मद मर्दन एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? जय सिंह सूरी ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों? जय सिंह सूरी ने ये ग्रंथ लिखा है। हम्मीर मद मर्दन ने ये ग्रंथ लिखा है। हम्मीर मद मर्दन ग्रंथ है जिसे जय सिंह सूरी ने लिखा है। इस ग्रंथ से भी हमें राणा हम्मीर की जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अपन। तो राणा हम्मीर ने क्या किया दोस्तों? राणा हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। राणा हम्मीर ने कौन सी माता के मंदिर का? अन्नपूर्णा माता के मंदिर का। राणा हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। राणा हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है बच्चों, इसका निर्माण मोक्कल ने करवाया है। यह जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों यह जानकारी हमें मोक्कल के शिलालेख से मिलती है। यह जानकारी मोक्कल के शिलालेख से मिलती है। आगे महाराणा मोक्कल का एक शिलालेख मिलेगा, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। जानकारी मोक्कल के शिलालेख से मिलती है कि राणा हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। जानकारी मोक्कल के शिलालेख से मिलती है। किससे मिलती है बच्चों? मोक्कल के शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो आगे क्या जानकारी मिलती है कि राणा हम्मीर ने एक स्वर्ण कलश युक्त मंदिर का निर्माण भी करवाया। राणा हम्मीर ने स्वर्ण कलश युक्त मंदिर का निर्माण भी करवाया। राणा हम्मीर ने स्वर्ण कलश युक्त मंदिर का निर्माण भी करवाया। किसने करवाया बच्चों ये निर्माण? यह निर्माण आपके राणा हम्मीर ने करवाया। अब राणा हम्मीर के बारे में एक विशेष जानकारी मिलती है बच्चों। वो क्या जानकारी है कि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय राणा हम्मीर के समकालीन था मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की सेना, मोहम्मद बिन तुगलक की जो सेना थी, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने राणा हम्मीर की सेना के ऊपर, राणा हम्मीर पर क्या किया था?
आक्रमण कर दिया था। किसके ऊपर आक्रमण किया था? मेवाड़ के ऊपर, मेवाड़ में राणा हम्मीर पर, राणा हम्मीर पर। दोस्तों ये इसमें आक्रमण किया था, वहां पर जो युद्ध हुआ था वह युद्ध सिंगोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सिंगोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिंगोली के युद्ध, ये जो युद्ध हुआ है किस नाम से जाना जा रहा है बच्चों? तो यह युद्ध सिंगोली के युद्ध से नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर पड़ता है बच्चों? बांसवाड़ा में। कहां पर? बांसवाड़ा में। तो दोस्तों ये सिंगोली के युद्ध के नाम से ये युद्ध जाना जाता है। ठीक है, इस युद्ध के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को राणा हम्मीर ने क्या किया था बच्चों? पराजित किया था। और इस युद्ध के अंदर जो राणा हम्मीर थे वो क्या हो गए थे बच्चों? वो इस युद्ध के अंदर विजयी हो गए थे। ठीक है, तो ये जानकारी मिलती है हमें राणा हम्मीर के बारे में। राणा हम्मीर के बारे में देखो दोस्तों, अपन एक बार वापस देख लेते हैं अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है राणा हम्मीर के बारे में। तो दोस्तों अपन ने देखा, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि राणा हम्मीर ने मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। तो मेवाड़ के ऊपर, मेवाड़ में वापिस गुहिल वंश की स्थापना करने वाले कौन हुए हैं शासक? राणा हम्मीर हुए हैं। तो दोस्तों राणा हम्मीर मेवाड़ के क्या कहला रहे हैं? उद्धारक कहला रहे हैं। दोस्तों इन्हें दो उपाधियां दी गई है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि विषम घाटी पंचानन मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? तो राणा हम्मीर को कहा गया है। क्योंकि विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है कि किसी भी विषम परिस्थिति में भी शेर के समान रहने वाला, शेर के समान दहाड़ने वाला। यह जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। यदि दोनों ही ऑप्शन में उपस्थित है तो आपको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पहले सही करना है। ठीक है बच्चों, आगे वीर राजा को रसिक प्रिया की टीका में क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया है। हमीर मद ग्रंथन, हमीर मद मर्दन ग्रंथ में किसने लिखा है? जय सिंह सूरी ने लिखा है, जिससे भी हमें राणा हम्मीर की जानकारी मिलती है। आगे दोस्तों अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राणा हम्मीर ने करवाया है। ये जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? ये जानकारी हमें मोक्कल के शिलालेख से मिलती है। राणा हम्मीर ने स्वर्ण कलश युक्त मंदिर का भी क्या करवाया बच्चों? निर्माण करवाया। और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को किसने पराजित किया था? राणा हम्मीर ने ही इसकी सेना को पराजित किया था। तो दोस्तों ये तो होती है हमारे राणा हम्मीर के बारे में जानकारी। अगले शासक देखेंगे बच्चों, तो राणा हम्मीर के बाद देखेंगे अपन अगले शासक। तो अगले शासक कौन है राणा हम्मीर के बाद में? राणा हम्मीर के बाद में जो अगले शासक है वो है राणा क्षेत्र सिंह। अगले शासक लगाएंगे बच्चों आप, अगली हेडिंग लगाएंगे राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह को ही दोस्तों राणा खेता कहा गया है। राणा क्षेत्र सिंह को ही कौन से शासक कहा गया है? राणा खेता, जिन्हें राणा क्षेत्र सिंह कहा जाता है। इनका शासनकाल क्या है बच्चों? तो इनका शासनकाल देखेंगे आप 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहेगा। किसका शासनकाल रहेगा? राणा क्षेत्र सिंह का शासनकाल क्या रहेगा? 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक। दोस्तों राणा क्षेत्र सिंह के बारे में देखते हैं अपन। तो राणा क्षेत्र सिंह के बारे में पहला पॉइंट जो देखेंगे बच्चों क्या होगा, अच्छे से देखना कि राणा क्षेत्र सिंह ने ही, राणा क्षेत्र सिंह ने ही, बहुत अच्छा पॉइंट है, राणा क्षेत्र सिंह ने ही ने जहाजपुर मांडल व छप्पन के मैदान का, छप्पन के मैदान का मेवाड़ में विलय किया। छप्पन के मैदान का मेवाड़ में विलय किया, मतलब मेवाड़ में शामिल किया। किसके प्रयासों से शामिल हुए ये क्षेत्र हमारे मेवाड़ में? राणा क्षेत्र सिंह के प्रयासों से शामिल हुए। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखेंगे। राणा क्षेत्र सिंह ने एक पॉइंट और इनके जीवन का महत्वपूर्ण है कि राणा क्षेत्र सिंह ने क्या किया था
कि राणा क्षेत्र सिंह ने मालवा के राणा क्षेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां गोरी को आप मालवा के दिलावर खां भी लिख सकते हैं। मालवा के दिलावर खां को पराजित कर मेवाड़ व मालवा के संघर्ष का सूत्रपात किया। सूत्रपात का मतलब होता है प्रारंभ किया, प्रारंभ हुआ, सूत्र कहलाई है इस लड़ाई झगड़े के। क्या हुआ था कि मालवा के शासक जो दिलावर खां थे उनको किसने पराजित किया? हमारे मेवाड़ के शासक क्षेत्र सिंह जी ने पराजित कर दिया। तो अब क्या हो गया दोस्तों, क्षेत्र सिंह जी ने उसको पराजित किया, तो अब मालवा के जो भी आगे शासक आएंगे ना, उनके बीच में, हमारे मेवाड़ के शासकों के बीच में पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष चलता रहेगा। नहीं चलता रहेगा कि उसने मेरे दादाजी को पराजित किया, उसने मेरे पिताजी को पराजित किया। तो इस तरीके से जो ये संघर्ष चलता रहेगा बच्चों, तो इस संघर्ष का प्रारंभ किसने किया? राणा क्षेत्र सिंह ने किया। इसलिए बच्चों आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मेवाड़ व मालवा के संघर्ष का जो सूत्रपात हो रहा है वो मेवाड़ के किस शासक के माध्यम से हो रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, राणा क्षेत्र सिंह के माध्यम से हो रहा है। तो दोस्तों राणा क्षेत्र सिंह के जीवन काल की ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है, आपको इतना ही ध्यान रखना है एग्जाम की नजर से कि राणा क्षेत्र सिंह खेता सिंह का शासनकाल क्या है? 1364 से 1382। राणा क्षेत्र सिंह ने ही जाजपुर, मांडल व छप्पन के मैदान को क्या विलय कहां पर किया था? मेवाड़ में किया था। राणा क्षेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां को पराजित कर मेवाड़ व मालवा के संघर्ष का क्या किया बच्चों? सूत्रपात किया था। ठीक है, आगे देखते बच्चों अपन, आगे देखो, राणा क्षेत्र सिंह के बाद में मेवाड़ के शासक आते हैं राणा लक्ष्य सिंह। इनके पुत्र हैं राणा लक्ष्य सिंह, इन्हीं के पुत्र हैं राणा लक्ष्य सिंह, जिन्हें राणा लाखा भी कहा जाता है। जिन्हें आप क्या कहते हैं बच्चों? राणा लाखा भी कहते हैं। इनका शासनकाल क्या है देखेंगे अच्छे से। 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक जो शासनकाल रहता है वो किसका रहता है बच्चों? 1421 ईस्वी तक शासनकाल राणा लाखा का रहता है। तो दोस्तों राणा लाखा के बारे में हम सबसे पहले फैक्ट लिखेंगे। तो पहला जो फैक्ट लिखेंगे दोस्तों, उसकी जानकारी हम क्या लेंगे कि राणा लाखा के काल में ही क्या हुआ था कि राणा लाखा के काल में जावर उदयपुर, जावर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो वहां से दोस्तों चांदी की खान प्राप्त हुई थी। चांदी की खान कब मिली थी? राणा लाखा के समय। तो पहला फैक्ट लिखेंगे आप कि राणा लक्ष्य के शासनकाल में ही, राणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में ही, राणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में ही जावर, जावर कहां पर है बच्चों? उदयपुर में। जावर उदयपुर से चांदी की खान प्राप्त हुई। कौन सी खान प्राप्त हुई बच्चों? चांदी की खान प्राप्त हुई। ये जो चांदी की खान प्राप्त हुई है यह है एशिया की सबसे बड़ी खान है बच्चों। एशिया की, यह है एशिया की सबसे बड़ी खान है। ये एशिया की क्या है? सबसे बड़ी खान है बच्चों। इस खान से क्या मिलता है हमें? सीसा। इस खान से क्या किसकी प्राप्ति होती है ज्यादा हमें? इस खान से सीसा प्लस जस्ता,
इस खान से सीसा प्लस जस्ता मिलता है। चांदी के साथ साथ सीसा और जस्ता भी मिलता है और इन दोनों के मिश्रण से एक गेलेना नामक मिश्र धातु बनाई जाती है। गेलेना नामक मिश्र धातु तैयार करी जाती है। गेलेना नामक मिश्र धातु तैयार करी जाती है। दोस्तों ये खान जैसे ही जावर उदयपुर में राणा लाखा के समय प्राप्त हुई, तो दोस्तों राणा लाखा के समय जो ये खान प्राप्त हुई, इस खान से क्या हुआ, इस खान से मेवाड़ की आर्थिक उन्नति, आखिर इतनी सारी चांदी की खान मिलेगी तो दोस्तों आर्थिक उन्नति तो होएगी नहीं होएगी, आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, आर्थिक उन्नति प्रारंभ हो जाती है बच्चों। तो आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चों? अभी कोई व्यक्ति होता है, यदि उसकी नौकरी अच्छी चल रही होती है तो अपन क्या कहते हैं, नौकरी अच्छी चल रही है और उस समय यदि उसका प्रमोशन हो जाए और या फिर ना किसी की आर्थिक तंगी चल रही है और उस समय यदि उसके लॉटरी लग जाए तो अपन क्या कहते हैं दोस्तों कि देखो इसकी तो चांदी चांदी हो गई। तो दोस्तों उस समय हमारे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डावाडोल थी और राणा लक्ष्य सिंह के समय जब जावर में चांदी की खान की प्राप्ति हो गई तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति के मार्ग जो है वो उन्नत हो गए। और दोस्तों राणा लाखा ने जैसे ही चांदी की खान मिलने से आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो राणा लाखा ने हमारे यहाँ पर जितने भी पुरातात्विक स्थल, मंदिर, खंडहर हो चुके थे उन सब का पुनर्निर्माण करवाया, सबकी मरम्मत करवाई। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करने के लिए आया था तो चित्तौड़ के अंदर काफी इमारतों की हानि हो गई थी दोस्तों, उससे काफी चीजें खंडहर ध्वस्त हो गई थी। तो राणा लाखा ने ही दोस्तों उन सबका पुनर्निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि उनके शासनकाल में जावर उदयपुर से चांदी की खान प्राप्त हुई थी जो कि एशिया की सबसे बड़ी खान है और इससे दोस्तों गेलेना नामक मिश्र धातु का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक जानकारी ली अपन ने। अब देखेंगे अपन राणा लाखा के बारे में और क्या जानकारी ले सकते हैं अपन। तो दोस्तों राणा लाखा ने सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण करवाया। राणा लाखा ने सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण करवाया जो कि मेवाड़ पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है, जो कि मेवाड़ पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों तो राणा लाखा के बारे में अपन एक बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, बड़े ध्यान से देखना क्या हुआ था। आप लोगों ने दोस्तों तारागढ़ बूंदी के बारे में पढ़ा है, तो ये है दोस्तों तारागढ़ बूंदी। एक तारागढ़ अजमेर में है, ध्यान से देखना, कॉपी पेन नीचे रख दो। तारागढ़ बूंदी के अंदर एक दुर्ग है दोस्तों, ये घटना भी राणा लाखा के समय की है, तो इसको भी आप ऐसा का ऐसे नोट करेंगे, लेकिन पहले अच्छे से समझ लो तारागढ़ बूंदी कहाँ पर, तारागढ़ कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में। एक तारागढ़ अजमेर में भी है, लेकिन अभी हम तारागढ़ जो बूंदी के अंदर दुर्ग है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसका निर्माण दोस्तों बरसिंह हाड़ा ने करवाया है। इसका निर्माण किसने करवाया है? बरसिंह हाड़ा ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर है। उस समय हमारे मेवाड़ के अंदर शासक कौन है बच्चों? हमारे मेवाड़ में है राणा लक्ष्य सिंह। मेवाड़ में शासक कौन है? राणा लाखा। तो राणा लाखा ने दोस्तों अपने शासनकाल में, अपने समय के दरमियान इस तारागढ़ दुर्ग बूंदी के ऊपर कई बार आक्रमण किया, कई बार असफल आक्रमण किए, लेकिन वो दोस्तों विजय नहीं हो पाए, हमेशा पराजित हुए। तो ये आक्रमण कौन से आक्रमण कहलाए? राणा लाखा ने
कई बार असफल आक्रमण किए। कई बार क्या किया राणा लाखा ने? असफल आक्रमण किए। कहां पर किए दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग बूंदी के ऊपर कई बार असफल आक्रमण किए। अब क्या हुआ कि राणा लाखा बार बार तारागढ़ दुर्ग बूंदी के ऊपर आक्रमण करते थे, बार बार पराजित हो जाते थे, बार बार असफल हो जाते थे, तो राणा लाखा बड़े परेशान हो जाते हैं। मेवाड़ की सेना भी तारागढ़ दुर्ग बूंदी को जीतने के लिए कई बार संघर्ष करती है, लेकिन पराजित हो जाती है। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, राणा लाखा बड़े नाराज होते हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि मैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी को क्यों नहीं जीत पा रहा हूं। तो राणा लाखा गुस्से के अंदर आकर के एक कसम खा लेते हैं। राणा लाखा गुस्से में आकर क्या खा लेते? एक कसम खा लेते। क्या कसम खाते? सुनना अच्छे से कि जब तक तारागढ़ दुर्ग को जीत नहीं लेता, तारागढ़ दुर्ग को जीत नहीं लेता, तब तक क्या? अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये कसम कौन खा रहा है बच्चों? ये राणा लाखा खा रहे हैं कसम कि जब तक तारागढ़ दुर्ग को जीत नहीं लेता तब तक क्या नहीं करूंगा? तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग बूंदी को जीतने के लिए राणा लाखा ने ये कसम खा ली, लेकिन दोस्तों राणा लाखा एक तो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, दूसरी बात अब राणा लाखा एक दिन के अंदर मेवाड़ से बूंदी तारागढ़ पहुंच जाए और बूंदी तारागढ़ दुर्ग को इतने दिनों से जो नहीं जीत पा रहे वो जीत भी ले, ये तो असंभव है। और दोस्तों कितने दिन तक भूखे प्यासे रहेंगे? जब तक नहीं जीत पाएंगे तब तक, क्या पता कभी ना जीत पाए। तो दोस्तों राणा लाखा कुछ समय तक तो अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन बाद में उनकी तबियत खराब होने लगती है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। आखिर अन्न जल ग्रहण के बिना कौन रह सकता है दोस्तों? तो इनके राणा लाखा के साथ भी यही होता है। अब राणा लाखा क्या करते हैं कि अब क्या करें? अगर वो अन्न जल ग्रहण कर ले तो मेवाड़ के शासक की कसम झूठी चली जाएगी, और यदि वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते तो प्राण चले जाते हैं। अब क्या करें दोस्तों? तो उस समय क्या होता है कि राणा लाखा के दरबार में एक है ना इनका एक सैनिक होता है मानधनी कुंभाहाड़ा। इन्हीं का एक सैनिक होता है, राणा लाखा का एक सैनिक होता है जिसका नाम था मानधनी कुंभाहाड़ा। सैनिक राणा लाखा का ही सैनिक है दोस्तों, राणा लाखा का सैनिक है, राणा लाखा का सैनिक है जिसका नाम क्या है? मानधनी कुंभाहाड़ा। ये जो मानधनी कुंभाहाड़ा है ये एक मतलब एक उपाय बताता है कि यार एक काम कर सकते हैं। राणा ये जो कुंभाहाड़ा ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि अपन एक काम कर सकते हैं। बोले क्या काम कर सकते हैं? कि यदि अपन एक मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग, मिट्टी का एक नकली तारागढ़ दुर्ग, मिट्टी का एक तारागढ़ दुर्ग बनाया जाए, मिट्टी का एक तारागढ़ दुर्ग बनाया जाए, और यदि मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाया और यदि इस दुर्ग को, ये जो मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाया ना, यदि इस दुर्ग को राणा लाखा के द्वारा, किसके द्वारा? यदि इस दुर्ग को किसके द्वारा बच्चों? राणा लाखा के द्वारा। यदि इस दुर्ग को राणा लाखा के द्वारा, राणा लाखा के द्वारा पराजित करा दिया जाए, पराजित करा दिया जाए या फिर ध्वस्त करा दिया जाए, ध्वस्त करा दिया जाए, तो राणा लाखा की जो कसम है वो भी सत्य हो जाएगी बच्चों, कि भाई राणा लाखा ने दुर्ग, ये राणा लाखा यदि इधर आक्रमण करने आए और यदि इस मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग को वो पराजित करे तो राणा लाखा की कसम भी सत्य हो जाएगी कि उन्होंने तारागढ़ दुर्ग को पराजित कर दिया और इससे वो अन्न जल भी ग्रहण कर सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है? राणा लाखा का ही सैनिक है मानधनी कुंभाहाड़ा। अब दोस्तों मानधनी कुंभाहाड़ा की ये बात मान ली जाती है और इस बात को मानने के बाद में एक मिट्टी का दुर्ग बनाया जाता है। ये बनाया गया मिट्टी का दुर्ग और इस मिट्टी के दुर्ग के ऊपर
राणा लाखा के द्वारा ही आक्रमण करवाया जाता है। अब राणा लाखा आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन राणा लाखा कहते हैं कि मैं ऐसे सुने दुर्ग पर थोड़ी आक्रमण करूंगा यार, दुर्ग के अंदर भी तो दुर्ग की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे हाथों वीरगति को प्राप्त हो और फिर मैं विजय, मैं अकेले खाली दुर्ग पे आक्रमण करूंगा तो मेवाड़ के शासक की शान के खिलाफ होगा। तो दोस्तों राणा लाखा की बात मान करके ये जो इनका सैनिक होता है मानधनी कुंभाहाड़ा, ये मानधनी कुंभाहाड़ा क्या करता है, राणा लाखा के साथ युद्ध लड़ता है और इस मिट्टी के दुर्ग की, मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग की, मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए, मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए सैनिक मानधनी कुंभाहाड़ा वीरगति को प्राप्त हो जाता है। सैनिक मानधनी कुंभाहाड़ा वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, कुंभाहाड़ा वीरगति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इसका नाम एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा कि वह व्यक्ति या वह सैनिक जिसने तारागढ़ दुर्ग, मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वो कौन है दोस्तों, मानधनी कुंभाहाड़ा, जो किसका सैनिक था, राणा लाखा का ही सैनिक था, लेकिन राणा लाखा के इस वचन को, प्रण को पूरा करने के लिए अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि दोस्तों एक जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी का, जिसका निर्माण बरसिंघाड़ा ने करवाया है, इस दुर्ग को जीतने के लिए राणा लाखा ने कई बार असफल आक्रमण किए, लेकिन जब वो यहाँ पर नहीं जीत पा रहे थे तो उन्होंने एक कसम खा ली गुस्से के अंदर आकर के कि जब तक मैं दुर्ग को नहीं जीत लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो दोस्तों राणा लाखा के एक सैनिक था मानधनी कुंभाहाड़ा, उसने उपाय बताया कि भाई एक काम करते हैं, क्यों ना अपन एक मिट्टी का दुर्ग बना देते हैं और यदि इस मिट्टी के दुर्ग को राणा लाखा ध्वस्त करे, पराजित करे तो उनकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और वो झूठे भी नहीं कहलाएंगे। तो दोस्तों मिट्टी का दुर्ग बनाया गया, इसके ऊपर राणा लाखा के द्वारा आक्रमण किया गया और इसकी रक्षा करते हुए सैनिक जो है मानधनी कुंभाहाड़ा है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के राणा लाखा की कसम को भी साबित कर दिया और इस दुर्ग की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वीरगति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हमें कहां से मिल रही है, राणा लाखा के जीवन काल की ये एक घटना है। ठीक है, अब देखो राणा लाखा के समय की एक घटना और देखते दोस्तों अपन। राणा लक्ष्य सिंह का जो शासन काल था उन दरमियान दोस्तों उनके राज्य में एक नाचने वाली, एक नृत्यांगना, नाचने परिवार की जो कन्या होती थी ना, नाचने वाले परिवारों की जो लड़की होती थी वो नटनी कहलाती थी दोस्तों। तो दोस्तों राणा लाखा के शासन काल में इधर मेवाड़ के अंदर कौन है शासक, राणा लाखा, देखना अच्छे से, सुनना अच्छे से, ये है राणा लाखा। ठीक है दोस्तों, और इधर जो है एक नाचने वाले परिवार की कन्या है, नाचने वाली कन्या, नाचने वाली कन्या, इसका नाम क्या है, गलकी नटनी। ये जो नाचने वाली कन्या है ना बच्चों, इस नाचने वाली कन्या का नाम क्या है, गलकी नटनी है। और ये जो गलकी नटनी है ना बच्चों, इस गलकी नटनी ने, नटनी जो थी ना दोस्तों, ये बहुत सुंदर थी, अति सुंदर, गोरे गाल, काले बाल, नसीली चाल, बहुत सुंदर थी दोस्तों ये। तो ये गलकी नटनी जो थी अति सुंदर, बहुत सुंदर थी। अब दोस्तों क्या था, बहुत सुंदर थी, तो राणा लाखा ने क्या किया, इस गलकी नटनी को प्रपोज कर दिया, डू यू लव मी, डू यू मैरी मी, इसको प्रपोज किया क्योंकि गलकी नटनी बहुत सुंदर थी। राणा लाखा जो है मन ही मन इस गलकी नटनी को पसंद करते थे दोस्तों, क्या करते थे, पसंद करते थे इसको। जब गलकी नटनी को पसंद करते थे और राणा लाखा ने इसको प्रपोज किया तो दोस्तों गलकी नटनी ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। अब राणा लक्ष्य सिंह को दोस्तों ये तो बात उनके स्वाभिमान पर आ गई कि मेरे को मना कर दिया, ये तो उन्होंने अपने ऊपर ले ली ये बात। तो राणा लक्ष्य सिंह को दोस्तों ये जो गलकी नटनी है ये मना कर देती है, तो इस बात को लेकर के राणा लक्ष्य सिंह को बहुत बुरा लगता है। तो अब राणा लक्ष्य सिंह क्या करते हैं, एक शर्त रखते हैं।
दोस्तों राणा लक्ष्य सिंह के शासन काल के अंदर ही उदयपुर के अंदर एक झील का निर्माण किया गया था। इस झील को कौन सी झील कहते हैं बच्चों? पिछोला झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं? पिछोला झील। इस झील का निर्माण किसने कराया बच्चों? तो ये जो पिछोला झील है इसका निर्माण, जनश्रुति है ऐसा कहा जाता है कि छीतर नाम का एक बंजारा था, छीतर बंजारा था। इस बंजारे के पास में एक बेल था जिसका नाम था पिच्छू बेल। इस छीतर बंजारे के बेल का नाम क्या था? पिच्छू बेल। पिच्छू बेल था इसके पास में। और दोस्तों ये जो पिच्छू बेल था ना, ये पिच्छू बेल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जनश्रुति है ये ऐसी कि एक छीतर बंजारा था जिसके बेल का नाम पिच्छू बेल था। इस पिच्छू बेल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जैसे इस पिच्छू बेल की मृत्यु होती है तो ये छीतर बंजारा अपने बेल की याद में इस झील का निर्माण करवाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पिछोला झील पड़ गया। ये जो पिछोला झील है बच्चों, इस झील के किनारे दो प्रमुख महल भी बने हुए हैं जिनके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है जगमंदिर महल। इस झील के किनारे एक जगमंदिर महल बना हुआ है जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया। जिसका निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जगमंदिर महल का निर्माण किसने करवाया। और एक दूसरा महल और है यहाँ पर, जगनिवास महल। जगनिवास महल, ये महल भी दोस्तों इस पिछोला झील के किनारे ही बना हुआ है। और इस जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया है? तो इस जगनिवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया है। किसने करवाया है? जगत सिंह सेकंड ने करवाया है। तो दोस्तों ये जो पिछोला झील है ये कहाँ पर बनी हुई है? उदयपुर में है। इस झील के किनारे जगमंदिर महल और जगनिवास महल बने हुए हैं। इस झील का निर्माण किसने करवाया? छीतर बंजारे ने करवाया है। तो दोस्तों क्या होता है, राणा लक्ष्य सिंह क्या करते हैं? अब ये गलकी नटनी जब राणा लक्ष्य सिंह को मना कर देती, भाई मैं तो आपसे ना तो विवाह कर सकती हूँ ना मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो दोस्तों राणा लक्ष्य सिंह एक शर्त रखते हैं कि इस झील के इस किनारे से लेकर इस किनारे तक एक रस्सी बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? देखना अच्छे से। इस झील के किनारे से इस किनारे तक एक रस्सी बांधी जाती है और शर्त रखी जाती है। क्या बांधी जाती है? रस्सी बांधी जाती है। रस्सी बांध दी जाती है और एक शर्त रखी जाती है कि जो भी इस रस्सी के ऊपर नाचते हुए इस झील तक, इस किनारे से, झील के इस छोर से इस छोर तक इस रस्सी के ऊपर नाचते हुए जो पार कर लेगा उसे राणा लक्ष्य सिंह इनाम में आधा मेवाड़ दे देंगे। ये शर्त कौन रख रहा है? राणा लक्ष्य सिंह कह रहे हैं कि जो भी इस झील को पार करेगा उसे आधा मेवाड़ दे देंगे। क्या दे देंगे? आधा मेवाड़ दे देंगे। अब दोस्तों ये शर्त रख दी राणा लक्ष्य सिंह ने। अब अलग अलग दूर दूर से कलाकार आते हैं। कोई कलाकार यहाँ तक पहुंचता है और झील में गिर जाता है, कोई कलाकार यहाँ तक पहुंचता है झील में गिर जाता है धड़ाम से। ऐसे कई कलाकार आए और इस झील में कूद गए। लेकिन दोस्तों ये जो गलकी नटनी थी, नृत्यांगना, ये यहाँ से खड़ी होती है, हाथ में डंडा लेती है और झूम झूम के नाचते नाचते दोस्तों झील के इस छोर से इस छोर तक आराम से पार करते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है। और वहां पर जो राणा लाखे के सरदार और सामंत खड़े थे वो सब इस दृश्य को देखते हैं कि गलकी नटनी तो बड़े झूमते हुए नाचते हुए यहाँ तक पहुंच गई है। तो अब यदि गलकी नटनी यहाँ तक पहुंच जाएगी तो शर्त के अनुसार राणा लाखा को आधा मेवाड़ गलकी नटनी को देना पड़ेगा। तो सरदार और सामंत इस चीज को देखते हुए दोस्तों क्या करते हैं कि इस रस्सी को बीच में से काट देते हैं और गलकी नटनी जो है झील में गिर जाती है और झील में गिरने से गलकी नटनी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अब जब ये गलकी नटनी की मृत्यु हो जाती है तो राणा लाखा सोचते हैं कि यार गलकी नटनी को धोखे से मारा है, कहीं सपने वपने में आकर के मुझे डराएगी। तो दोस्तों इस पिछोला झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा बनवाया जाता है। पिछोला झील के किनारे
पिछोला झील के किनारे गलकी नटनी का, पिछोला झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा बनाया गया। क्या बनाया गया? गलकी नटनी का चबूतरा बनाया गया। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है कि गलकी नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है, तो आपको बताना है पिछोला झील के किनारे। आप इन फैक्ट्स को डायग्राम बना करके ना लिखे तो लिख सकते हैं कि पिछोला झील का निर्माण छित्तर बंजारे ने करवाया। आप मैं बोल रही हूँ लिख सकते हैं कि राणा लक्ष्य सिंह के शासन काल में ही पिछोला झील का निर्माण छित्तर बंजारे के द्वारा पिच्छूबेल की याद में करवाया गया। इस झील के किनारे जगमंदिर महल है जिसका निर्माण कौन करा रहे हैं? जगत सिंह फर्स्ट। इस झील के किनारे जगनिवास महल है जिसका निर्माण कौन करा रहे हैं? जगत सिंह सेकंड। ठीक है बच्चों, और इस झील के किनारे गलकी नटनी का क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। तो ये समझाने की नजर से मैंने ऐसे बनाया है, आप इसको जैसे मैं आपको नोट्स लिखा रही हूँ वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक राणा लाखा के बारे में और भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। राणा लाखा के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बाकी है कि हमारे मारवाड़ से संबंध कैसे बनते हैं, रणमल राठौड़ का मेवाड़ में किस तरीके से आगमन होता है, ये सारी चर्चा हम करेंगे दोस्तों। लेकिन तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। हम फिर से जल्द ही आएंगे अगली क्लास के अंदर। हम मारवाड़ का इंटरफेयर हमारे मेवाड़ में किस तरीके से होता है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।